गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, और अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में जो हम लोगों का सेकंड चैप्टर चल रहा है दोस्तों, फोर्स एंड मोशन। उसी में आगे बढ़ते हुए आज कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों पूछ ली जाती हैं 1 से 2 मार्क की, और इनके बीच रिलेशन भी आता है। ठीक है, वो भी आपका कभी कभी लॉन्ग में क्वेश्चन में आपका पूछ लिया जाता है, एक डेफिनेशन दे देगा और उनका रिलेशन भी आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको अच्छे से देखिएगा और सारी जो भी बातें मैं आप लोगों को बताऊं वो आप लोग अच्छे से नोट करते जाइएगा। ठीक है ना, फॉर्मूला खास करके याद रखिए दोस्तों, क्योंकि फॉर्मूला अगर याद है तभी आप रिलेशन बना पाएंगे, विदाउट फॉर्मूला आप रिलेशन नहीं बना सकते। ठीक है ना, और किस वैल्यू को किस साइन से हम लोग जो है रिप्रेजेंटेट करते हैं, जैसे कि फोर्स को हम ऐप से, तो ये चीज़ भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इसके पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ था, तो उसको आप लोग अच्छे से सुन लीजिए। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आप लोगों को मैंने संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी बताया हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी मैंने बताया था, और इसका एक मैंने उदाहरण बताया था आपको बंदूक का, जैसे कि आप लोगों को याद हो अगर तो। ठीक है ना, बंदूक जब हम फायरिंग करते हैं आगे जो बुलेट होती है किसी न किसी वेलोसिटी से जाती है, और आपकी जो बंदूक है, ठीक है ना, वो भी किसी न किसी वेलोसिटी से आपके पीछे आती है। तो हमने B2 पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन भी किया हुआ था इसके पहले के लेक्चर में। दोस्तों ये दोनों चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है ना, आपको सारे वीडियोस का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के उनको वॉच कर लीजिए। राइट, आज का जो पहला हेडिंग है दोस्तों आप लोगों का, एक समान वृत्तीय गति। क्या चीज़ है दोस्तों? एक समान वृत्तीय गति। ये एक समान वृत्तीय गति जो है होता क्या है? ठीक है ना, आप लोग समझ रहे होंगे, एक समान मतलब एक समान रूप से वृत्तीय गति मतलब वृत्त में गति। ठीक है ना, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, पहले तो थ्योरी से जो है डेफिनेशन बनाने की कोशिश करिएगा, बुक में तो डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप उससे रट करके जो है अपने एग्जाम में मार्क गेन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको समझने की भी कोशिश करिए। ठीक है, जैसा कि डेफिनेशन में हमें बोला गया है, एक समान वृत्तीय गति मतलब किसी वृत्त में गति करना है और एक समान रूप से, यानी वेलोसिटी सेम रहे, कुछ ऐसा है ना इसका सेंस। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसका डेफिनेशन क्या होगा। दोस्तों अगर आपका कोई बॉडी है, सपोज मैंने कोई पिंड ले लिया, सपोज ए, राइट, ये मैंने कोई बॉडी ले ली, ए है, और अगर ये बॉडी क्या करे, किसी पॉइंट को, कोई पॉइंट अगर आप मान रहे हैं, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट मान लिया यहाँ पे, राइट, ओ, तो अगर ये बॉडी जो है इस पॉइंट को एक सेंटर मान करके इसके चारों ओर इस तरीके से गति करने लगे, इस तरीके से क्या करने लगे, गति करने लगे। ये जो बॉडी है ए आपकी, अगर ये किसी पॉइंट को सेंटर मान करके उसके चारों ओर गति करने लगती है, तो इस प्रकार की जो मोशन है, इस प्रकार की जो गति है जो कि बॉडी के द्वारा की जा रही है, वो आपका दोस्तों क्या कहलाएगा? वृत्तीय गति कहलाएगा, यानी कि सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग अच्छे तरीके से, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, और जो ये मोशन होती है दोस्तों, ये आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी पर होती है, मतलब एक समान रूप का वेग। ठीक है ना, वेग चेंज नहीं होना चाहिए, एक समान रूप से आपका जो है बॉडी मूव करना चाहिए। उसका पूरा डेफिनेशन आपका ये हो जाएगा कि जब भी कोई बिंदु, कोई भी बॉडी जो है किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक समान वेग से, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब गति करती है, तो इस प्रकार की गति आपकी वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, जब कोई भी बॉडी किसी पॉइंट को सेंटर मान करके उसके चारों ओर एक समान वेग से गति करती है, तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। सपोज किसी टाइम में ये दोस्तों आपका जो पॉइंट ए है यहाँ था, राइट, और एक बात और याद रखिएगा, जो ये पॉइंट है और इस पॉइंट ने जिस पॉइंट को अपना सेंटर माना हुआ था, उन दोनों के बीच की दूरी आपकी क्या होगी दोस्तों? रेडियस होगी, आर होगी, क्योंकि एक सर्किल का जो है यहाँ पर निर्माण हो रहा है। सर्किल का ये तो रेडियस ही होगा ना, इसे हम आर कह सकते हैं। राइट, इतनी चीज़ आप लोग समझ गए दोस्तों, क्या कह सकते हैं इसे हम लोग? रेडियस कह सकते हैं, यानी कि त्रिज्या कह सकते हैं। अगर यही पॉइंट मान लीजिए आपका यहाँ पर है, तो कुछ इस तरीके से आपका पॉइंट ये यहाँ रहेगा, और ये वेलोसिटी से मूव करेगा, तो ये वेलोसिटी आपकी कुछ इस तरीके से दिखाएंगे हम लोग,
बाहर की ओर, राइट। वही वेलोसिटी आपकी यहाँ रहेगी क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। ये पॉइंट आपका यहाँ भी हो सकता है इस तरीके से, सो ये भी आर रहेगा और आपका वेलोसिटी इस तरीके से रहेगा आगे की ओर, ठीक है ना। सो इस तरीके से आप डायग्राम दिखा सकते हैं अगर आपके एग्जाम में ये डेफिनेशन आती है कि एक समान वृत्तीय गति क्या होती है। तो आप लोग लिखेंगे कि जब कोई भी आपका बॉडी किसी पॉइंट को सेंटर मान करके उसके चारों ओर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो इस प्रकार की जो मोशन बॉडी के द्वारा की जा रही है, ठीक है, ये मोशन आपकी सर्कुलर मोशन कहलाएगी और वो भी यूनिफॉर्म यानी एक समान रूप की, राइट। सो ये आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आप देखते हैं दोस्तों कोणीय विस्थापन, ठीक है ना। कोणीय विस्थापन क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। सो इसको भी आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ओके। कोणीय विस्थापन दोस्तों यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो अभी हमने दोस्तों सर्कुलर मोशन में देखा था कि हमारा कोई पॉइंट होता था, किसी सेंटर पॉइंट ले करके उसके चारों ओर इस तरीके से गति करता था। सपोज ये आपका पॉइंट ए है, राइट। सो ये पॉइंट क्या है, किसी दूसरे पॉइंट को, या हम इसको बॉडी भी बोल सकते हैं, राइट। हमने कोई बॉडी ए ली हुई है। सो ये जो बॉडी है वो किसी पॉइंट को सेंटर मान करके उसके चारों ओर क्या करती थी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है मूव करती थी, राइट। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो बॉडी है आप लोगों की किसी टाइम में मान लीजिए ए पॉइंट पर थी, राइट, क्या थी, ए पॉइंट पर थी इस तरीके से, और मान लीजिए टी टाइम बीत गया और फिर आपकी जो बॉडी थी वो जा करके इस पॉइंट पर आ गई, राइट। टी टाइम बाद मतलब कुछ आपका टाइम बीत गया और जा करके आपका जो ये पॉइंट है ये यहाँ आ गया, राइट। कहाँ आ गया, ए पॉइंट पर आ गया। ये जो ए आपका बॉडी है वो मान लीजिए यहाँ आ गया टी टाइम में। सो इसने मान लीजिए ए पॉइंट से इस ए पॉइंट तक मान लीजिए डेल्टा एस दूरी तय करी। कितनी दूरी तय करी, डेल्टा एस दूरी तय करी, ठीक है ना। क्या करी दोस्तों, डेल्टा एस दूरी अगर इस बॉडी ने या इस कण ने अगर तय करी हुए तो इसमें कुछ ना कुछ आप देख रहे हैं कोणीय विस्थापन हुआ, मतलब कुछ ना कुछ कोण में चेंज आया। पहले यहाँ था आप लोगों का, फिर यहाँ आ गया, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ना कुछ कोण बदला आपका, ठीक है ना, यानी कि डी थीटा कोण आप लोगों का बन गया। तो यही जो डी थीटा कोण आपका बना होता है इसे हम लोग कोणीय विस्थापन कहते हैं, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इसको आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, सो आप देख पा रहे होंगे कि जब ये पॉइंट ए से आपका यहाँ आ गया टी टाइम में, तो एक आपका चाप बन गया जिसे हम लोग वृत्त का चाप कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, वृत्त का चाप, ए और ए को, ये आपका वृत्त का चाप हो गया। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वृत्त के चाप द्वारा, ठीक है ना, वृत्त के केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है, ठीक है, क्या होता है, कोण होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कोणीय विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन। इसको हम लोग डी थीटा से लिखते हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोणीय विस्थापन को हम लोग डी थीटा से, या आप डेल्टा थीटा भी देखे होंगे, ठीक है ना, डेल्टा थीटा से भी इसको हम लोग लिखते हैं, राइट। जब सूक्ष्म समय के लिए लिया जाता है, बहुत कम समय के लिए, तो उसे हम डी थीटा से लिखते हैं, वरना नॉर्मली हम लोग डी थीटा से इसको लिखते हैं। सो आप यहाँ डी थीटा भी लिख सकते हैं इस तरीके से, और फिर डिस्टेंस भी आप डी एस भी कर सकते हैं इस तरीके से। आप चाहें तो डी एस कर लीजिए और आप चाहें तो डेल्टा एस भी कर लीजिए, राइट। सो इसको हम लोग दोस्तों डेल्टा थीटा से लिखते हैं या डी थीटा से, आप इतना समझिएगा। सो ये आपका एक तरीके से कोण है, क्या है, आपका एक तरीके से कोण है, यानी कि एंगल। सो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कोण होता है वो क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। सो कोण तो आपका क्या है, डेल्टा थीटा है, और चाप आपका ये है ए से लेकर ए तक की दूरी, यानी कि डेल्टा एस दूरी, राइट। और आपका बटे में त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या आर ही है। सो ये आपका दोस्तों हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। ये कब के लिए है, जब आपका जो बॉडी है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया। सपोज ये बॉडी पूरा आपका घूम जाता इस तरीके से, मतलब ए पॉइंट से चलता और पूरा घूम जाता, तो फिर डिस्टेंस जो आपने डेल्टा एस मानी है वो आपकी कितनी हो जाती है, इसकी परिधि के बराबर, यानी कि 2 पाई आर हो जाती, और अपॉन में आर रहता। सो आर से आर आप काट सकते हैं, यानी कि 2 पाई डिस्टेंस, ठीक है ना। अगर कोई भी बॉडी है आपका पूरा का पूरा सर्किल घूम चुकी है, तो उसका जो डी थीटा होगा वो आपका 2 पाई होगा, यानी कि 360 डिग्री होगा। और आप लोगों को पता है कि वृत्त का पूरा कोण 100, अगर आप पूरा घूम जाते इस तरीके से तो वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको इसकी यूनिट याद रखनी है।
तो इसकी यूनिट जो है आपकी रेडियन होती है। क्या होती है दोस्तों? रेडियन। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर बोला जाए कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन मतलब एक तरीके से कोण समझिए, ठीक है ना, कोण का विस्थापन, कोण में कितनी वृद्धि हुई, राइट। सो कोण का मात्रक रेडियन होता है, सो कोणीय विस्थापन का भी आपका रेडियन ही रहेगा, ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है, राइट। कोणीय वेग भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कोणीय वेग क्या होगा, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों आप लोग, कोणीय वेग। अब आपने देखा कि ये जो बॉडी ए थी ये इस सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, ठीक है ना। क्या थी? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, मतलब जब ये घूम रही होगी तो किसी ना किसी वेग के साथ घूम रही होगी। तो वही वेग तो हमारा क्या है? कोणीय वेग है। क्या है दोस्तों? कोणीय वेग। समझ में आ गया ना। जब भी आपकी ये बॉडी घूम रही है यहाँ पे, तो घूमने के लिए उसको कोई ना कोई वेलोसिटी चाहिए होगी। सो जिस वेलोसिटी के साथ वो घूम रही है वो आपका क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि कोणीय वेग। और अगर आप अपनी बुक में डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन आपको क्या मिलेगी इसकी? कोणीय वेग की। उसमें आपका दिया गया है कि जो आपका सर्कुलर पाथ है, राइट। इस तरीके से यहाँ भी समझ लीजिए, जो आपका ये सर्कुलर पाथ, मान लीजिए पॉइंट आपका ए है, राइट, और ये मान लीजिए यहाँ बी पॉइंट पर आपका आ गया, तो ये आपका डेल्टा एस दूरी चला, जैसा कि मैंने अभी बताया। और यहाँ आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है। क्या है? डेल्टा थीटा। ये आपको मैंने अभी जस्ट बताया। सो एक डेफिनेशन आप और नोट कर सकते हैं कि जब भी आपका जो ये पिंड, आपका बॉडी है या पिंड है, आपका सर्कुलर पाथ पर चल रहा था, ठीक है ना, तो जो कोणीय विस्थापन हुआ, कोणीय विस्थापन मतलब डेल्टा थीटा। देखिए कोणीय विस्थापन का मतलब क्या है? डेल्टा थीटा। मैंने अभी जस्ट बताया। तो इसी डेल्टा थीटा यानी कोणीय विस्थापन की जो दर है, ठीक है ना, क्या है? जो दर है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कोणीय वेग। कोणीय विस्थापन की दर कब? जब कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है, तो उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोणीय विस्थापन की जो दर होगी, अब दर है तो आपका डेल्टा टी समय में होगा, ठीक है ना। सो इसी को हम बोलते हैं दोस्तों कोणीय वेग, जिससे हम लोग ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है ना। डब्लू की तरह होता है, सो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसे हम लिखते हैं ओमेगा से। सो कोणीय वेग की परिभाषा क्या हो गई? वृत्तीय पथ पर यानी कि सर्कुलर पाथ पर, ठीक है ना, बॉडी के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों, कोणीय विस्थापन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। डेल्टा थीटा क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है ना। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा थीटा का रेट यानी कि दर आपका क्या कहलाता है? कोणीय वेग कहलाता है, जिससे हम लोग क्या है? ओमेगा से लिखते हैं। ये डब्लू नहीं है, हाँ डब्लू के जैसा बनाया जाता है, लेकिन ये है आपका कोणीय वेग, ठीक है, जिसे हम ओमेगा से लिखते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, कोणीय वेग अगर आपका होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा, तो उसे हम लोग ओमेगा से लिखते हैं। लेकिन अगर लीनियर वेलोसिटी होगा, रेखीय वेग, तो उसे हम बी से लिखते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अभी हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं आपका एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। सो जो ओमेगा है वो आपका कोणीय वेग होता है, यानी एंगुलर वेलोसिटी, जब आपकी बॉडी क्या हो? एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है। सो जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगी उसे हम अपना क्या कहेंगे? ओमेगा कहेंगे, ठीक है ना। कोणीय वेग ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, राइट। और जब एक लीनियर पथ पर गति करती है, एक रेखीय पथ पर आपकी बॉडी कोई मूव करती है बी वेलोसिटी के साथ, सो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, यानी रेखीय वेग कहते हैं। सो इनके बीच अभी रिलेशन भी देखेंगे, बी बराबर आर ओमेगा होता है। सो कैसे प्रूव करेंगे? यही प्रूविंग आपके एग्जाम में भी पूछ ली जाती है, राइट। सो ये आपका हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन एक बात दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर ये जो पॉइंट ए से बी तक आया है बहुत ही कम समय में आ गया, मतलब माइनर टाइम में, बहुत ही छोटे समय में, तो छोटे समय के लिए हम क्या करते हैं? डी थीटा मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? डी थीटा मान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर डी लगा है मतलब बहुत कम समय के लिए है, और इसको हम लोग डी टी लिख लेते हैं, ठीक है, बहुत ही कम समय के लिए। तो ये आपका हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, राइट। और इसका अगर आप यूनिट की बात करें यानी कि मात्रक, तो थीटा अपॉन टी है, मतलब रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा आपका। इसका जो आपका यूनिट होगा, मात्रक होगा दोस्तों, वो आपका रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए तीनों डेफिनेशन एक बार छोटा सा रिवीजन लेते हैं इन पर,
एक समान वृत्तीय गति क्या होगा, जब कोई भी आपकी बॉडी है किसी पॉइंट को सेंटर मान करके उसके चारों ओर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने लगे तो उसे हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। इसके बाद कोणीय विस्थापन हमने देखा, तो कोणीय विस्थापन में क्या था कि कोई एक पॉइंट था ए, जो कि पॉइंट ओ को क्या था सेंटर मान करके उसके चारों ओर मूव कर रहा था, लेकिन हमने मान लिया कि किसी टाइम टी में ये पॉइंट ए से चल करके यहाँ आ गया, राइट। ये पॉइंट पहले ए यहाँ था, फिर आकर के यहाँ आ गया, और इसने जब यहाँ से यहाँ तक आया तो इसने डेल्टा एस दूरी तय करी, जिससे इसके कोण में परिवर्तन हो गया डेल्टा थीटा। सो इसी डेल्टा थीटा को हम कहते हैं कोणीय विस्थापन, ठीक है ना। क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन। या दूसरी डेफिनेशन मैंने आप लोगों की बताई थी कि वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया जा रहा है उसे हम लोग कहते हैं कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और फिर आपका कोणीय वेग आ गया, तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा आपका, जब आपका सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी दोस्तों जो है मूव करेगी तो किसी न किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। सो उस वेलोसिटी को हम लोग कोणीय वेग कह देंगे, एंगुलर वेलोसिटी कह देंगे। या हम लोग ये कहते हैं कि इस बॉडी के, ठीक है ना, जो ये पिंड आपका ए है, इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन की दर को भी हम लोग कोणीय वेग कहते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या कर लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, अब आप लोगों की दो छोटी छोटी डेफिनेशंस और हैं। पहला है आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड क्या होता है, और दूसरा है आपका आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो पहले हम लोग दोस्तों समझ लेते हैं आवर्तकाल को, और बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है आपकी आवर्तकाल, और आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा बहुत बार, ठीक है ना। आवर्तकाल और इसको आपने पढ़ा होगा बहुत बार, ठीक है ना। यानी कि ये है आपका टाइम पीरियड। क्या है, टाइम पीरियड, राइट। सो टाइम पीरियड क्या होगा इसको समझते हैं। तो मैंने अभी बताया कि कोई अगर बॉडी है आपकी किसी पॉइंट ओ को सेंटर मान करके उसके चारों ओर क्या करती है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं आपका दोस्तों, क्या कहते हैं उसको, कोणीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय गति, राइट। और ये पॉइंट मान लीजिए आपका ए था यहाँ, तो ये आपका आर हो जाएगा, इसको मैंने ओ मान दिया, और ये पॉइंट आपका ए है, राइट। या आप इसको बॉडी कह लीजिए, बार बार बॉडी में यहाँ नोट भी किए दे रहा हूँ, ये बॉडी है आपका, कोई पिंड है, राइट। अब देखिए आवर्तकाल क्या होता है, अगर ये जो पॉइंट आपका ए है, ठीक है ना, ये जो पॉइंट ए है ये यहाँ से मूव कर जाए और एक चक्कर पूरा लगा ले, तो एक चक्कर पूरा लगाने में इस बॉडी को कितना टाइम लगा वो आपका आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया। यानी कि वृत्तीय गति करते हुए किसी भी बॉडी को एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है ना, एक चक्कर, यानी कि उसने क्या किया, 1 राउंड लगाया, एक चक्कर यहाँ से चला, ऐसे चल करके वापसी वहीं आ गया। कितना टाइम लगा इसको, जितना भी टाइम आपको लगा वो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, टाइम पीरियड कहलाएगा, यानी कि आवर्तकाल कहलाता है। इसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, टी इज इक्वल टू होता है दोस्तों 2π/ω, ठीक है ना। यानी कि ये आपका विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, मैंने अभी आपको बताया था ना, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा, जो कि 2π के बराबर आ गया था। क्यों, क्योंकि पूरा चक्कर लगा रहा है ना, इसलिए। और ये आपका अपॉन में वेग है, तो यहाँ लीनियर वेग नहीं है, यहाँ पर तो आपका एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कोणीय वेग, सो अपॉन में कोणीय वेग ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा है आपका दोस्तों आवृत्ति, ये भी बहुत ही सिंपल है। सो इसको आप लोग समझिएगा कि आवृत्ति क्या होती है। आवर्तकाल तो ये था कि एक चक्कर ये पूरा अगर करता है और उस चक्कर को पूरा करने में कितना टाइम आपको ये लेता है, ये आपका था दोस्तों क्या चीज़, आवर्तकाल। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी दोस्तों ये होती है कि यही पॉइंट आपका, देखिए इस तरीके से, ये जो बॉडी है ए, ठीक है ना, और ये आपका सेंटर पॉइंट ओ को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी, ये हमने समझ लिया। तो आवृत्ति क्या होगी दोस्तों, अगर इस बॉडी को केवल 1 सेकंड का टाइम दे दिया जाए और कहा जाए कि आप चक्कर लगाइएगा इस पूरे का, ठीक है ना, यानी कि इस सर्कल में आपको घूमना है और आपके पास टाइम है 1 सेकंड, तो आप 1 सेकंड में कितने राउंड कर सकते हैं, कितने चक्कर लगा सकते हैं, वो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है। क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। तो आपको क्या समझ में आ गया, कोई भी बॉडी, ठीक है ना, वृत्तीय गति करते हुए 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाती है, यानी जितने राउंड इसने काटे हुए हैं, वो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, आवृत्ति कहलाएगा, यानी कि फ्रिक्वेंसी कहलाएगा। सो फ्रिक्वेंसी को हम एन से लिखते हैं और टाइम पीरियड को टी से मैंने बताया। सो फ्रिक्वेंसी जो एन होती है वो आपका टाइम पीरियड का अपोजिट होती है, यानी कि
1/t होता है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला ये आप याद रख लीजिएगा। और यहाँ से अगर आप t की वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा n इज इक्वल टू 1/t की जगह हो जाएगा 2π/ω, ठीक है। अब इसको आगे आप सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से ओमेगा आपका ऊपर चला जाएगा, n इज इक्वल टू ω/2π। सो ओमेगा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2n π। ओमेगा क्या है दोस्तों, आपका एंगुलर वेलोसिटी है और n आपका क्या है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, पाई तो आप इसकी वैल्यू रख ही सकते हैं, राइट। सो ये आपका हो गया दोस्तों फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब आपका एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही छोटा सा, लीनियर आपका वेलोसिटी और आपका एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, यानी ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी और आपका एंगुलर वेलोसिटी, इनके बीच क्या क्या रिलेशन है, अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। सो अब आप यहाँ हेडिंग लगा लीजिए जल्दी से। सो दोस्तों आगे अब आप लोगों को पढ़ना है एक छोटा सा डेरिवेशन जो कि है रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध का, यानी कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी यानी कि रेखीय वेग और आपका एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग, ठीक है। सो रेखीय वेग को दोस्तों हम लोग लिखते हैं b से, ठीक है, और कोणीय वेग को हम लोग लिखते हैं ओमेगा से। इन दोनों के बीच हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, रिलेशन फाइंड करना है। रेखीय वेग आपका b होता है, लीनियर वेलोसिटी b होता है और एंगुलर वेलोसिटी आपका ओमेगा होता है। सो इन दोनों के बीच आपको रिलेशन फाइंड करना है। सो पहले तो ये देखिएगा कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, यानी ΔS/Δt हो जाएगा, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। और आपका जो एंगुलर वेलोसिटी होता है सो वो क्या होता है, Δθ/Δt आपका t होता है Δθ/Δt। मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रेट है उसकी जो दर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, यह भी मैंने बताया था। अब इन दोनों के बीच आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा ये फिगर है जो कि अभी जस्ट हम पढ़ते चले आ रहे हैं। कोई पॉइंट ए है, ठीक है, आप थ्योरी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। माना कोई पॉइंट ए है जो किसी बिंदु ओ को एक केंद्र मान करके उसके चारों ओर एक कांस्टेंट वेलोसिटी b के साथ जो है क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है दोस्तों, गति कर रहा है। मान लीजिए पॉइंट ए आपका t समय में इस बिंदु से इस बिंदु तक आपका क्या आ जाता है, ΔS दूरी पर आ जाता है, ठीक है ना। तब आपका क्या होगा, जो Δθ की वैल्यू होगी, ठीक है, Δθ की वैल्यू क्या होगी आपकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा दोस्तों आपका क्या होगा, Δθ इज इक्वल टू ΔS/r होगा। क्या होगा, ΔS/r, ये मैंने बता दिया। इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है, ठीक है। इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ΔS, जो दूरी उसने यहाँ पर तय करी, और बटे r, ठीक है ना। थ्योरी में क्या था, चाप बटे त्रिज्या, तो चाप ΔS हो गया, त्रिज्या r हो गई, ये कोण हो गया। सो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का फॉर्मूला लगा दिया। अब दोस्तों हम क्या करें, अगर यहाँ ΔT से भाग कर दें, ΔT से भाग करना है, क्योंकि प्रूविंग होती है तो कुछ रटना पड़ता है, ठीक है। लेकिन रटना ऐसा भी नहीं पड़ता, लॉजिकली इसको सॉल्व करना होता है, बस स्टेप इसके फॉलो करने होते हैं, मतलब स्टेप को रटना पड़ता है कि आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, इस तरीके से, राइट। सो अगर हम ΔT से दोनों साइड भाग कर दें तो यहाँ Δθ/ΔT हो जाएगा, और यहाँ ΔS/r पहले से था, इनटू में ΔT और हो जाएगा, ठीक है। अब आपने पढ़ा है Δθ/ΔT किसके बराबर होता है, ओमेगा के। सो यहाँ ओमेगा रख दिया। इसको हम क्या कर सकते हैं, ΔS और ΔT को हम साथ अगर रख लें इस तरीके से तो इनटू 1/r हो जाएगा, राइट। और ΔS/ΔT क्या होता है आपका, ΔS/ΔT जो होता है लीनियर वेलोसिटी b के बराबर होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। देखिए मैंने यहाँ नोट भी किया है, ΔS/ΔT जो होता है b के बराबर होता है। सो इसकी जगह हम b रख सकते हैं। सो ओमेगा इज इक्वल टू b इंटू 1/r हो जाएगा। अब आपको b की वैल्यू निकालनी है तो ये आपका r इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी ओमेगा r इज इक्वल टू b। सो ये आपका क्या है, रिलेशन निकल आता है, b बराबर r ओमेगा, b बराबर r ओमेगा। अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन क्या है, तो आप टिक लगा देंगे b बराबर r ओमेगा। b क्या है आपका, ये b है आपका लीनियर वेलोसिटी, राइट, और ओमेगा है आपका एंगुलर, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी है, क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है।
इतना आप लोग समझ जाइएगा। बहुत छोटा सा डेरिवेशन था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है आप लोगों का। अब आगे आपको पढ़ना है कोणीय त्वरण, ठीक है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना, कोणीय त्वरण। तो इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल देखिए चुटकियों में याद हो जाएगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को त्वरण की डेफिनेशन पता है तो कोणीय त्वरण, इसको हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। सो अगर आपको त्वरण की, केवल त्वरण की अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कोणीय त्वरण, इसको दोस्तों हम अल्फा से लिखते हैं, ठीक है। किससे लिखते हैं? अल्फा से, ये ध्यान रखना, इसको हम लोग अल्फा से लिखते हैं, ठीक है ना। लीनियर वेलोसिटी को बी से, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, त्वरण को किससे? ए से, लेकिन कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से। ये साइन आप याद रखिए अच्छे से, ठीक है। सो मैंने बोला कि अगर आपको त्वरण की डेफिनेशन याद है तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी बन जाएगी, यानी कि कोणीय त्वरण की डेफिनेशन भी आपको बन जाएगी। सो त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय होता है, वेग परिवर्तन बटे समय होता है, राइट। ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ था वेग परिवर्तन बटे समय, वेग क्या है? लीनियर वाला वेग। तो यहाँ कोणीय त्वरण है तो क्या हो जाएगा? कोणीय वेग परिवर्तन, ओके। यहाँ कोणीय वेग परिवर्तन हो जाएगा बटे समय हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये आपके कोणीय त्वरण की डेफिनेशन बन गई। क्या? कोणीय वेग परिवर्तन, ठीक है। क्या चीज़? कोणीय वेग परिवर्तन। इसकी जो दर होगी वो आपका क्या कहलाएगा? कोणीय त्वरण कहलाएगा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। सो वेग परिवर्तन में हम लोग क्या करते थे? अंतिम वेग यानी b माइनस यू अपॉन टी करते थे। इसी तरीके से यहाँ हम लोग क्या कर देंगे? ओमेगा कर देंगे। मान लीजिए हमारा स्टार्टिंग का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा 1 है, लास्ट का ओमेगा 2 है। सो यहाँ होता है अंतिम वेग मतलब W2 हो जाए, वो ओमेगा 2 हो जाएगा, माइनस प्रारंभिक मतलब ओमेगा 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा स्पीड में समझा रहा हूँगा क्योंकि दोस्तों सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे स्पीड में बताना पड़ता है। और समय आपका टी रहेगा, डेल्टा टी ले लीजिए इसको, ठीक है। और कोणीय त्वरण अल्फा हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला आपका आ गया है, राइट। ये आपका क्या है? अंतिम एंगुलर वेलोसिटी है, ये प्रारंभ का है। सो यहाँ होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। इससे रिलेट करके पढ़ेंगे आप लोग, इससे रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और अब देखिए यहाँ आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो गया, तो इसको हम डेल्टा ओमेगा लिख लेते हैं क्योंकि ये चेंज है इसमें, राइट। तो यहाँ अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। और अगर ये सूक्ष्म समय के लिए आप लोग ले रहे हैं तो आपका डी आ जाएगा। सूक्ष्म समय मतलब बहुत ही माइनर टाइम के लिए लगा है, जिसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। सो इसलिए हम इसको डी ओमेगा अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। और अगर आपसे इसका यूनिट पूछा जाए तो यहाँ ओमेगा कोण है, यानी इसका तो रेडियन होगा, और नीचे आपका समय है, क्या है आपका समय, सो इसका सेकंड स्क्वायर रहेगा, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जैसे होता है ना, वैसे इसका रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। सो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ पर भी एक रिलेशन है आपका लीनियर एक्सेलरेशन यानी कि रेखीय त्वरण, और आपका कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, इन दोनों के बीच, ठीक है ना, यानी कि ए और अल्फा, इन दोनों के बीच भी रिलेशन आपका पूछा जाता है। जिस तरीके से आपका दोस्तों एंगुलर वेलोसिटी और आपका लीनियर वेलोसिटी के बीच अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था, b बराबर आर ओमेगा। सो वही जो है कुछ इस तरीके से आपका अल्फा और ए में भी रिलेशन होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। सो दोस्तों अब हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे कोणीय त्वरण, जिसे हम लोग अल्फा से लिखते हैं, तथा रेखीय त्वरण ए से जिसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के बीच रिलेशन हमें पढ़ना है, यानी कि रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध। ये आप लोग और लिख लीजिए, हम लोग संबंध पढ़ रहे हैं, यानी कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, यानी कि अल्फा और ए के बीच हमें रिलेशन पढ़ना है। तो पहले तो आप अल्फा का फॉर्मूला बताइए और ए का फॉर्मूला बताइए। ए आपका क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय होता है, यानी कि डेल्टा बी हम अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर बी माइनस का यू अपॉन डेल्टा टी भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ अल्फा का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, डी ओमेगा अपॉन डी टी बताया था, ठीक है, डी ओमेगा अपॉन डी टी बताया था ना अभी जस्ट मैंने आपको अल्फा का फॉर्मूला, ठीक है ना। सो बस यहीं से आप देखना आप लोगों का जो है डेरिवेशन कैसे चुटकियों में सॉल्व होता है। आपको अल्फा का फॉर्मूला तो पता ही है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। यहाँ ओमेगा आपका क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या चीज़ है? एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग है। और कोणीय वेग के बीच हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच b बराबर आर ओमेगा।
ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच। अगर मैं यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालूँ तो b अपॉन आर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ ओमेगा की जगह अगर मैं रख दूँ, ये आपका b है, देखना थोड़ा सा, ये b है और नीचे का r है, तो यहाँ से हो जाएगा एल्फा इज इक्वल टू डी। ओमेगा की जगह हो जाएगा b अपॉन आर, यानी b अपॉन आर, और आपका यहाँ पहले से डेल्टा टी नीचे है, क्या है, डेल्टा टी आपका नीचे है। सो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्फा इज इक्वल टू ये आपका डी बी हो गया और यहाँ डी टी है, और इस आर को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन आर। ठीक है, अब ये डी बी अपॉन डी टी साथ रख लिया, तो डी बी अपॉन डी टी देखिए क्या लिख सकते हैं, डी बी अपॉन डी टी को हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन, यानी एल्फा इज इक्वल टू यहाँ ए कर देंगे इंटू 1 अपॉन आर कर देंगे। सो ये आपका रिलेशन निकल आया, यानी ए इज इक्वल टू आर एल्फा, ए इज इक्वल टू आर एल्फा आपका हो गया दोस्तों क्या चीज़, लीनियर एक्सेलरेशन, ये आपका है लीनियर एक्सेलरेशन, और ये एल्फा जो है ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्या चीज़ है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है ना। सो अच्छे से याद करना, अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो मैं सारे के सारे साइन एक बार नोट किए दे रहा हूँ। जो आपका रेखीय वेग होता है, सुनते जाइएगा, नोट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। पहला देखिए रेखीय वेग, अंग्रेजी में हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। ठीक है ना, क्या कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी, जिसे हम बी से लिखते हैं, राइट। दूसरा सुनिएगा, हम कहते हैं कोणीय वेग, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्या चीज़, एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लोग ओमेगा से लिखते हैं। ठीक है, और आपका तीसरा है दोस्तों लीनियर एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग रेखीय त्वरण कहते हैं, इससे हम लोग ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ए से। चौथा ध्यान दीजिए, आपका होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या चीज़, एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कोणीय त्वरण, जिसे हम लोग एल्फा से लिखते हैं, राइट। सो इन दोनों के बीच एक रिलेशन हमने पढ़ा, बी बराबर आर ओमेगा, और इन दोनों के बीच हमने एक रिलेशन पढ़ा, क्या पढ़ा, ए इज इक्वल टू आर एल्फा। सो ये रिलेशन आपको याद रखना है, और साइन याद रखिएगा। ये हो गया रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी, ये हो गया कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, ए हो गया एक्सेलरेशन यानी लीनियर एक्सेलरेशन रेखीय त्वरण, एल्फा हो गया आपका कोणीय त्वरण यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, सो ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब दो छोटी छोटी सी डेफिनेशन और है, 2 से 3, सो वो भी हम जल्दी से ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो वीडियोस है वो आपका डेफिनेशन पर ही बेस्ड है, और दोस्तों इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि डेफिनेशन भी पूछी जाती है, और डेफिनेशन वही सारी है जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। तो थोड़ा सा रिविजन मैं दे रहा हूँ बस आप लोगों को। वैसे मेरा मन था कि मैं इसको छोड़ दूँ, बट कुछ स्टूडेंट्स थे ऐसे जिन्हें प्रॉब्लम हो सकती थी। ठीक है, सो मैंने सारी की सारी डेफिनेशन कलेक्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दी। सो इन्हें अच्छे से नोट करना है, आपको सारी डेफिनेशन पढ़नी है, चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो आपका एंगुलर वेलोसिटी हो, या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन हो। सारी डेफिनेशन पढ़ना, और दोनों के दोनों रिलेशन आपको पढ़ना है, ए बराबर आर ओमेगा, और ए आपका बी बराबर आर ओमेगा, और ए बराबर आर एल्फा। ठीक है ना। और ये डेरिवेशन भी आप करना सीख लीजिएगा कैसे करना है। अगर फॉर्मूला पता है तो आप डेरिवेशन भी बहुत ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, सो अब दोस्तों आपका आगे है क्या चीज़, मैं जल्दी से नोट कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, राइट। सो दोस्तों आगे आप लोगों का डेफिनेशन है केंद्रीय बल, जिसे हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ठीक है ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र बल, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। सो दोस्तों इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो हमारा अभिकेंद्र त्वरण होता है, ठीक है ना, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ये क्या होता है। तो जैसे कि कोई बॉडी आपकी इस तरीके से मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पर, राइट, और ये v वेलोसिटी से इस तरीके से मूव कर रही है, तो दोस्तों इसके सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन वर्क करता है a। क्या वर्क करता है, एक्सेलरेशन a। सो इसी a को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या चीज़, ध्यान दीजिए, उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों अभिकेंद्र त्वरण, जो कि मुझे पहले बता देनी चाहिए लेकिन आप इसी में समझ लीजिएगा। जिसे हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है ना, अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण क्या होगा, जब आपकी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है v वेलोसिटी के साथ, तो उसके केंद्र की ओर एक एक्सेलरेशन वर्क करता है, जिसे हम लोग अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों आर ओमेगा स्क्वायर, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। और अगर यहीं से हम इसको आगे सॉल्व करें तो देखना हमने फॉर्मूला बताया है आपको b बराबर आर ओमेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों, ओमेगा की जगह यहाँ आप रख सकते हैं b बटे आर। आर पहले से है, ओमेगा की जगह आप रख सकते हैं b बटे आर, तो यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, यानी कि अगर यहाँ से हम इसको काट दें तो b स्क्वायर बटे
आपका आर आ जाएगा। सो ये आपको याद रखना है कि ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर होता है और ए बराबर आपका बी स्क्वायर बटे आर बी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ये होता है आपका अभिकेंद्र त्वरण का। अब आपको समझना है अभिकेंद्र बल क्या होता है। तो अगर ये बॉडी आपकी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है बी वेलोसिटी से, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन जनरेट हो गया, और एक्सेलरेशन जनरेट आपका हो गया तो क्या होगा, एक फोर्स भी अंदर की ओर वर्क करेगा। क्या है, अंदर की ओर एक फोर्स भी वर्क करेगा, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है ना, वृत्तीय गति करते हुए किसी भी पिंड में अंदर की ओर, उसके केंद्र की ओर, उसके सेंटर की ओर एक फोर्स वर्क करता है, जिसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो कि सेंटर से जस्ट बाहर की ओर वर्क करता है आपका इस तरीके से, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। राइट, ये भी ध्यान रखना आप लोग कि वृत्तीय गति अगर कोई आपका बॉडी कर रहा है तो उसके सेंटर की ओर जो फोर्स कार्य करता है उससे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, यानी अभिकेंद्र बल कहते हैं। लेकिन उसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स केंद्र से बाहर की ओर भी लगता है, जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सो पहले समझ लीजिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्र बल क्या होगा। सो हमने जैसा कि फॉर्मूला पढ़ा है कि बल बराबर क्या होता है आपका, बल F बराबर होता है आपका m इंटू ए। तो इस ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ए ना हो करके आपका क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, या हम जिसे कह सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। राइट, सो जिसका वैल्यू मैंने अभी जस्ट आपको बता दिया है बी स्क्वायर बटे आर, बी स्क्वायर बटे आर। सो यहाँ से आप F इज इक्वल टू एम इंटू ए की जगह बी स्क्वायर बटे आर रख सकते हैं। सो ये आपका हो जाता है दोस्तों अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बटे आर। ठीक है ना, ये आपके अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना, एम बी स्क्वायर बटे आर। ये अभी आगे जब हम एक डेरिवेशन पढ़ेंगे तो वहाँ ये आपका यूज़ होगा दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, अभिकेंद्र बल का सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बटे आर। कैसे निकाला, हमने पढ़ा है एफ बराबर एम इंटू ए। सो एम तो बॉडी का मास है, ए आपका एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ तो आपका वृत्तीय गति हो रही है। सो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो मैंने ए आपको बताया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी अभिकेंद्र त्वरण यहाँ पर काम करेगा। यहाँ क्या करेगा, अभिकेंद्र त्वरण काम करेगा। अभिकेंद्र त्वरण ए बराबर होता है आपका बी स्क्वायर बटे आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। सो हमने वैल्यू रख दी बी स्क्वायर बटे आर ए की जगह। सो यहाँ से हो गया एम इंटू बी स्क्वायर बटे आर यानी एम बी स्क्वायर बटे आर, ये आपका आ गया। ठीक है ना, सो इसको आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, सो वीडियो में आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है किसी भी डेरिवेशन में या किसी भी डेफिनेशन में, सो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया दोस्तों, हमने एक लेक्चर में फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है ना, यानी कि बल के बारे में पढ़ा हुआ था, बल होता क्या है। तो मैंने बताया था कि जो आपका फोर्स होता है यानी बल होता है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है, एक बाहरी कारक होता है जो किसी भी बॉडी की रेस्ट पोजीशन में या उसकी मोशन जब वो गति कर रही है उसमें चेंज कर देता है या चेंज करने का प्रयास करता है। ये मैंने आपको फोर्स बताया था। लेकिन मैं एक चीज़ बताना वहाँ भूल गया था कि फोर्स की इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, मतलब फोर्स किसी भी बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है। सो ये सुन लीजिएगा, बिल्कुल थ्योरेटिकली है। अगर आपका कोई बॉडी मान लीजिए आपका रेस्ट में है, मतलब आपका रुका हुआ है, तो आप अगर उस पर फोर्स लगा देंगे तो बॉडी मूव करने लगेगी, यानी बॉडी में गति आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी फोर्स किसी भी रुकी हुई बॉडी में मोशन ला सकता है। ठीक है ना, और अगर आपकी कोई बॉडी मोशन कर रही है, अगर आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी, यानी हम ये भी कह सकते हैं उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो कोई भी बॉडी अगर आपकी मूवेबल है, गति कर रही है, तो जो फोर्स आपका होगा अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगा है तो वो आपका फोर्स जो होगा उस बॉडी का क्या कर सकता है, जो मोशन हो रहा है उसको धीमा कर सकता है, गति को कम कर सकता है। तो हम यहाँ से दूसरा पॉइंट ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो किसी भी गतिमान वस्तु को क्या कर सकता है, रेस्ट में ला सकता है। आपका दूसरा पॉइंट हो गया। इस तरीके से और भी काफ़ी सारे पॉइंट है, मतलब क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है फोर्स, किसी भी बॉडी की शेप एंड साइज में चेंज कर सकता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो ये इफेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों कभी कभी फोर्स की डेफिनेशन के साथ साथ, कि फोर्स क्या होता है और फोर्स के इफेक्ट क्या है, मतलब प्रभाव क्या क्या है। सो 2 से 3 प्रभाव मैंने आप लोगों को बता दिया, और भी दैनिक जीवन में जो आपने देखा होगा वो आप लोग सोच करके लिख लीजिए। राइट, सो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। सो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।